हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स को ध्यान रखते हुए यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी के सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम ही नहीं, और भी जो एग्जाम्स कंडक्ट करता है उसमें से भी हमें पता लग सकता है कि कैसे सवाल यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएससी जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करता है, चाहे वो सीएपीएफ है, सीडीएस है, वहाँ पे वो कैसे क्वेश्चंस डील करता है। और आप ये देखेंगे कि काफ़ी सिमिलैरिटी इसकी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम से भी होती। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स कैसे आप क्वेश्चंस के थ्रू याद रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। 4 आपके पास स्टेटमेंट है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बतानी है। आपको तरीका पता है, अगर नहीं नई वीडियो देख रहे हैं, पहली बार ऐसी वीडियो देख रहे हैं प्रीमिक्स की, तो ये देख लीजिए कि आप क्वेश्चन को फ्रीज करके अपना आंसर टिक करें और उसके बाद जब मैं डिस्कस करूंगा तो अपने आंसर्स चेक करें। सेकेंडली, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन नॉट बी मेड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डिनरी बिल। ये बात हो रही है, तो फिर इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालनी है। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। तीसरा क्वेश्चन पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ आपने पंचायती राज से रिलेटेड इन 4 स्टेटमेंट्स को समझना है और फिर इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। चौथा स्टेटमेंट लोकसभा से रिलेटेड है और लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इससे रिलेटेड सवाल, इसे आप जरूर सॉल्व करें। और आखिरी सवाल है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के बारे में आप जितना जानते हैं उस नॉलेज से क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि इनके सवाल के जवाब क्या हैं। देखिए, कुछ चीजें जो हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हमारी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है, उस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के अंदर आप एनरोल करवा सकते हैं और इस 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 12 फंडामेंटल टेस्ट, 9 एडवांस टेस्ट, 9 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसको ये ध्यान में रख के बनाया गया है कि कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन दोनों ही किस्म के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है और इन क्वेश्चंस को कवर किया गया है, केटर किया गया है, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स। तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो बदल रहा है इन द सेंस कि पिछले साल के क्वेश्चन में हमने देखा कि एलिमिनेशन बहुत कम इस्तेमाल होती है। उस चीज को भी इस टेस्ट सीरीज में ध्यान रखा गया है कि सिर्फ एलिमिनेशन से आप कोई आंसर तक ना पहुंच पाओ, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल उसमें बनाई गई है। इस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को आप एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे 4049 पे अटेन कर सकते हैं प्रीलिम्स 2023 कोड इस्तेमाल करके, और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट लगा के 4000 रुपीज की आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, विच इज आई थिंक अ स्टील एट द प्राइसेस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं आंसर्स को। सबसे पहला सवाल था डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में कि डिस्ट्रिक्ट जज से की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज सही है। तो डिस्ट्रिक्ट जज आर्टिकल 233 के अंडर लाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट जज की। और डिस्ट्रिक्ट जज जो है दोनों ही सिविल और क्रिमिनल साइड की लॉ को देखता है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन पे जो बंदा है उस बंदे को सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों आ सकते हैं। जब वो क्रिमिनल केसेस सुनता है तब उसे सेशंस जज भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई उसके चलते आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्रिमिनल और सिविल दोनों साइड सिविल जज होते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो गवर्नर करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो मान लीजिए पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होनी है तो अल्टीमेटली वो चीफ हाई कोर्ट के थ्रू होगी और हाई कोर्ट एडवाइस देंगे गवर्नर को, गवर्नर उनको अपॉइंटमेंट करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट पे साइन करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल जी, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट उनके लिए क्वालिफिकेशन होती है, क्या होती है कि उन्हें एडवोकेट या प्लीडर होना होगा 7 ईयर्स के लिए, बिल्कुल होती है। तो ये 2 क्वालिफिकेशंस हैं कि एक तो वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के और दूसरा वो एडवोकेट की हैसियत से या एडवोकेट के रोल में 7 साल तक उन्हें फंक्शन करना चाहिए, तभी वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा हाई कोर्ट के जज बनने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशंस होती हैं। आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सको फटाफट से कि क्या क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे भी हो जाएगी। और आखिरी, डिस्ट्रिक्ट जज हैज पावर टू गिव ऑल सेंटेंसेस अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट बट नॉट डेथ पेनल्टी।
यहां पे गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज डेथ पेनल्टी भी दे सकता है। ऑल्दो जब भी डिस्ट्रिक्ट जज डेथ पेनल्टी देता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट के पास अपील जो है वो ऑटोमेटिक भी जा सकती है। कहने का मतलब है कि हमेशा जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई डेथ पेनल्टी दी जाती है तो उसको एक बार अप्रूवल जो है वो हाई कोर्ट से लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो किया जा सकता है। तो इसका मतलब डेथ पेनल्टी देने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उसे कंफर्म करना है हाई कोर्ट से। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कहने का मतलब सही जवाब है डी, 2 and 3 ओनली। दूसरा क्वेश्चन, ऑर्डिनरी बिल लाने के टाइम पे किस तरीके के मोशन को नहीं लाया जा सकता, यानी कि कौन सा जो मोशन है या कौन सा सजेशन आप नहीं दे सकते ड्यूरिंग दिस ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर हमें पता है कि एक ऑर्डिनरी बिल जब पार्लियामेंट में आता है तो वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में आ सकता है। उसको जब पहली बार टेबल पे रखा जाता है उसके बाद वो सर्कुलेट होता है। अब यही पहली बार टेबल के रखने वाली जो प्रोसेस है ना, उस दौरान क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली कि बिल को कंसीडर किया जाए, ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले यही नोटिस में रखा जाएगा कि बिल को कंसीडर किया जाएगा। दूसरी चीज, बिल बी सर्कुलेटेड फॉर पर्पस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये मोशन भी पार्लियामेंट में आ सकता है। यानी कि आपने जब सबसे पहली बार बिल को प्रस्तुत किया है, इंट्रोड्यूस किया है, और अभी तक किसी ने बिल पूरी तरह पढ़ा नहीं है, तब भी आप ये पब्लिक ओपिनियन के लिए इसे सर्कुलेट करने के लिए कह सकते हो। तीसरी चीज जो हमने देखी कि बिल शुड बी रेफर्ड टू अ सेलेक्ट कमिटी, ये भी मोशन या ये प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। अब सेलेक्ट कमिटी क्या होती है? सेलेक्ट कमिटी होती है कि उस पर्टिकुलर बिल को स्क्रूटनाइज करने के लिए आप एक एडहॉक कमिटी बना सकते हो। एडहॉक का मतलब है टेम्पररी कमिटी। टेम्पररी कमिटी का मतलब ये होता है कि आप जब उस बिल को स्क्रूटनाइज करने के लिए कमिटी बनाओगे तो सबसे पहले तो वो एक हाउस में ही बनेगी, यानी कि या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, है ना। तो लोकसभा में अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो कमिटी लोकसभा की सेलेक्ट कमिटी होगी। राज्यसभा में अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो कमिटी राज्यसभा की सेलेक्ट कमिटी होगी, उसमें सिर्फ राज्यसभा के ही मेंबर होंगे। तो कहने का मतलब किसी भी बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास रेफर किया जा सकता है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, बिल्कुल सही है। तो आखिरी स्टेटमेंट वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि द बिल कैन बी रेफर टू जॉइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस। कहने का मतलब जॉइंट कमिटी कोई ऐसी कमिटी होती है जिसको जेपीसी भी कहा जाता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई जाती है जहां पे दोनों हाउसेस के मेंबर्स उसके अंदर आते हैं। ये भी एक एडहॉक बेसिस पे ही कमेटी बनाई जा रही है। ये भी एक स्पेशल कानून को, लॉ को, बिल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही बनाई जा रही है, लेकिन इसमें दोनों हाउसेस की मेंबर्स होते हैं। इसीलिए इसको बनाने से पहले आपको दोनों हाउसेस से परमिशन लेनी पड़ती है। द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कैन ओनली टेक अप अ बिल when both the houses agree। ये पॉइंट हमने यहां से याद रखना है। तो अलग अलग टाइप की कमिटीज हैं। हमें पता है कुछ स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं जिनको डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बोला जाता है। इन स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर 16 + 8 16 कमिटीज लोकसभा के अंडर और 8 कमिटीज राज्यसभा के अंडर होती हैं। इन सभी कमिटीज अंडर होने का यह मतलब नहीं है कि इसमें एक्सक्लूसिवली लोकसभा या एक्सक्लूसिवली राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इन सभी 24 की 24 कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं। हर कमेटी में 31 मेंबर्स, जिसमें से 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, स्टैंडिंग इसलिए क्योंकि परमानेंटली बनाई गई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस, डिफेंस, होम, है ना, तो इस वजह से इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। फिर आती है हमारी फाइनेंस कमिटी, जिसके बारे में हम बहुत डिस्कस करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स एंड कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये 3 कमिटीज भी फाइनेंस कमिटीज होती हैं। ये भी स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। कहने का मतलब इसमें हर बार रोटेशन से मेंबर्स चेंज होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती। फिर आती है एड हॉक कमिटीज, जो टेम्पररी बेसिस पे बनाई जाती हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। ऐसी एक कमेटी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें दोनों हाउसेस से मेंबर आने होते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाने का एक ही तरीका है कि आप अगर एक हाउस में रेजोल्यूशन पास करें और दूसरे हाउस से उसे अप्रूव करवा दें, तो किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी लॉ को स्क्रूटनाइज करने के लिए एक जेपीसी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन सकती है। कई बार जेपीसी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बनती है। जैसे जब बोफोर्स का स्कैम हुआ था, एलिगेशन लगा था सरकार पे कि बोफोर गन्स के
प्रोक्योरमेंट में स्कैम है, तो फिर उसके लिए जेपीसी बनी थी जो दोनों पार्लियामेंट हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर उसमें थे और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था यहाँ पे। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि जब तक आप दोनों हाउसेस से अप्रूवल नहीं ले लेते कोई भी जेपीसी नहीं बनती। एंड फाइनली देयर इज अ टाइप दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी एक ही हाउस के अंदर बनती है, तो राज्यसभा के अंदर बन सकती है या लोकसभा के अंदर बन सकती है, जहां उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 में लाया गया था तो राज्यसभा ने उसे अपनी सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया था जिसमें 23 राज्यसभा के ही एमपीज थे। तो यहां पे आपका आंसर जो होगा वो होगा डी। तीसरा सवाल, पंचायती राज के बारे में स्टेटमेंट पूछा था, बड़ा ही आसान सा सवाल है मेरे हिसाब से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि पंचायत की सारी पोजीशंस डायरेक्ट इलेक्शन से आनी चाहिए। क्या ऐसा कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? जी हाँ। तो आर्टिकल 243 से लेके 243O, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पंचायत। एंड पंचायत के अंदर हमने जब इसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से, तो हमने ये बात ध्यान रखी कि सारी पोजीशन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से ही आएंगी। दूसरा, ग्राम सभा, मतलब सारी पोजीशंस नहीं, सॉरी सारी सीट्स, ध्यान रखना है, पोस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, पोस्ट पे बाद में आएंगे, लेकिन जो सीट्स होती हैं एक पंचायत की वो सारी की सारी डायरेक्ट इलेक्शन से आने वाली है। दूसरा, ग्राम सभा में वो लोग होंगे जो विलेज के इलेक्टोरल रोल्स में जिनका नाम होगा, तो 18 ईयर से अबव जो जिनके पास वोटर कार्ड होगा, जो इलेक्टोरल रोल्स की लिस्ट में शामिल होंगे वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। बिल्कुल सही बात। तीसरा, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत मे और मे नॉट बी एन इलेक्टेड पर्सन डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ लॉ। ये ऐसा सब आंसर है या ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 3 लेवल पे पंचायत बननी है, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनमें हर एक लेवल पे एक चेयरपर्सन होगा जिसमें विलेज वाले को सरपंच कहेंगे, है ना। तो जो ये चेयरपर्सन होगा इसकी नियुक्ति कैसे होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगी? क्या ये आपस में जो मेंबर्स बन गए हैं, सरपंच जो पंचायत के मेंबर्स बन गए हैं, वो वोट दे के एक बंदे को सरपंच बनाएंगे या नॉमिनेशन के बेसिस पे होगा? कैसे होगा? ये स्टेट लॉ के हिसाब से तय होगा। मतलब जितनी सीटें हैं वो तो भर जाएंगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन इनमें से सरपंच किसको बनाना है या पंचायत का चेयरपर्सन किसको बनाना है, ये हो सकता है अलग अलग स्टेट के लॉज में अलग अलग तरीके से डिसाइड किया जाए, डिफाइन किया जाए। दैट इज वाई द स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन स्टेटमेंट 4 में थोड़ी सी गड़बड़ है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया मस्ट हैव अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। देखिए, एनविसेज तो यही किया गया है कि यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए हर स्टेट के अंदर 3 लेवल पे पंचायत होनी चाहिए, जिसमें बेसिक ग्राउंड लेवल पे आपकी विलेज पंचायत होगी जिसको ग्राम पंचायत भी कहते हैं, फिर आपकी इंटरमीडिएट पंचायत है जिसको ब्लॉक पंचायत या मंडल पंचायत भी कहते हैं, एंड आखिर में डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी। लेकिन कुछ स्टेट्स को एग्जेम्पशन मिली, ऐसे स्टेट्स जहां पे 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, दैट मीन्स द स्टेट्स विच आर हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख, वहां पे इंटरमीडिएट पंचायत नहीं भी बने तो चलेगा। इसका मतलब 4th स्टेटमेंट गलत है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया मस्ट हैव 3-tier सिस्टम पंचायत। देखने में फेस वैल्यू में लग रहा है कि सही है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्लॉज भी है, तो ये एक्सेप्शन क्लॉज आपने याद रखना है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। हम पहले भी पिछले प्रीमिक्स में भी लोकसभा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक और चीज जो आपको फैक्चुअली याद रखनी है, छोटी सी चीज जिसके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्या लोकसभा जब डिसॉल्व होती है तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दे सीज टू बी मेंबर्स ऑफ द हाउस। क्या ये सही है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये एमपी नहीं रहते। जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, दोनों ही बेसिकली दे आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो इफ योर लोकसभा इज डिसॉल्व, यू डोंट रिमेन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनी मोर। दैट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट आ जाती है जहां पे दिक्कत, बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वेकेट देयर ऑफिस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। दैट इज रॉन्ग। एज एन एमपी यू वेकेट योर ऑफिस, बट एज अ स्पीकर you do not vacate your office, but डेप्यूटी स्पीकर वेकेट कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के अंदर स्पीकर एक ऐसी पोजीशन है जो कंटिन्यू करते हैं जब तक नई लोकसभा नहीं मीट कर जाती। जब तक नई लोकसभा नहीं मीट करती तब तक स्पीकर ही बने रहते हैं, चाहे वो एमपी ना हो, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी।
तो वो एमपी नहीं थे। ये बात आपने याद रखना है। लोकसभा के डिसॉल्व होने पे स्पीकर अपनी स्पीकर वाली पोजीशन नहीं छोड़ता जब तक नया सेशन या नया लोकसभा नहीं आ जाती। ये आपने याद रखना है। कंटिन्यूटी प्रोवाइड की गई है इस ऑफिस को उस तहत। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओनली डेप्यूटी स्पीकर वकेट्स हिज ऑफिस and speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Lok Sabha। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें से बड़ा ही ऑप्शन आसान है, या तो 2 सही होगी या 3 सही होगी, दोनों तो सही नहीं हो सकती है ना। तो ऑप्शंस थोड़े से यहाँ पे आसान हो गए होंगे आपके लिए। दैट मीन्स द आंसर इज डी 1 and 3 ओनली। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। मेंबर्स ऑफ द हाउस और वेकेट हिज ऑफिस, इसमें फर्क है, ये चीज को ध्यान से आपने समझना है। एंड आखिरी स्टेटमेंट क्या है, आखिरी क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन आर से अलग रखे जाते हैं। जनरली क्वेश्चन आर में स्टार्ड क्वेश्चंस और अनस्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक पुराने प्रीमिक्स में डिस्कस कर चुका हूं, आई वोंट बी डिस्कसिंग हियर, लेकिन यहां पे मैं डिस्कस ये करूंगा कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होता है वो 10 दिन से कम के नोटिस पे आप दे सकते हो। These relate to matters of urgent public importance and can be asked for oral answer at a notice less than 10 days। आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि स्टार्ड और अनस्टार्ड में से ओरल आंसर यानी कि जबानी आंसर कौन से क्वेश्चन का दिया जा सकता है, स्टार्ड क्वेश्चन का या अनस्टार्ड क्वेश्चन का या दोनों का। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, तभी आपके लिए ये बेहतर होता जाएगा। तो अपनी लक्ष्मीकांत को अगर आप मास्टर कर लेंगे ना, तो उसके बाद प्रीलिम्स में आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे। दूसरी चीज, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न एग्रीज टू आंसर इट। बिल्कुल सही बात है। ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जनरली अर्जेंट मैटर्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो किसी भी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को एडमिट करने का या उसका एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया 2 होते हैं। एक कि उसका सब्जेक्ट मैटर अर्जेंट होना चाहिए, दूसरा मिनिस्टर जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है वो कोई टाइम या डेट बताएं कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। The minister agrees to take up the question with before the 10 days notice, मतलब 10 दिन से कम का नोटिस में भी अगर मिनिस्टर एग्री करते हैं तभी उनको एडमिसिबल, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को एडमिसिबल किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। जी नहीं, ये क्वेश्चन आवर के दौरान स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए मिनिस्टर खुद बताते हैं कि मैं सो एंड सो डेट के ऊपर इसका आंसर दूंगा। अगर मिनिस्टर डेट नहीं स्पेसिफाई करते हैं लेकिन ये बता देते हैं कि हम आंसर देंगे, तो फिर स्पीकर ऑफ द हाउस यानी कि चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा वो डिसाइड करते हैं कि कौन से दिन पे ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। कहने का मतलब शेड्यूल इसका मिनिस्टर या तो खुद बता दे तब सही है, या तो स्पीकर बता दे कि कौन से दिन पे इस आंसर को दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आवर के दौरान शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस को टेकअप नहीं किया जाता। क्वेश्चन आवर के दौरान जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चंस, उनको टेकअप किया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में दोबारा मैं पूछ रहा हूं, है ना, हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन दोबारा पढ़ के मुझे कमेंट करके बताओ स्टार्ड और अनस्टार्ड में से कौन से क्वेश्चन का ओरली आंसर दिया जा सकता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा, कुछ स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको यहाँ पे याद कराने की कोशिश की है।